ऑल ऑफ यू। आज के हम न्यूज़ सेशन में आज हम एक नया आर्टिकल लेके फिर से आए। आर्टिकल नंबर 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 29 यहाँ पर स्टडी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल आर्टिकल है, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल राइट में चल रहे हैं। उस हिसाब से हमें इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका रीज़न भी एक है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म निवास करते हैं, जो कि कुछ धर्म हैं अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। उस हिसाब से हमें इस आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 29। सबसे पहले हम इसके प्रावधान को समझने की कोशिश करेंगे, ये कहता क्या है। चलिए, हमारी हेडिंग क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके हितों का संरक्षण करना। बेसिकली अल्पसंख्यक जो शब्द है संविधान में उसे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। जैसे कि कहीं अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो कहीं कहीं मुस्लिम बहुसंख्यक में ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं अल्पसंख्यक में ट्रांसफ़र हो जाता है, और कहीं हिंदू धर्म अल्पसंख्यक में ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं बहुसंख्यक में ट्रांसफ़र हो जाता है। बेसिकली ऐसा कोई परिभाषा या ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें लेकिन अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। लेकिन बेसिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे अल्पसंख्यक का यहाँ पर मीन्स क्या है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मुस्लिमों को अल्पसंख्यक, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन्हें हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं। अब उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा ये आर्टिकल नंबर 29 बताता है। जैसे कि पहला नंबर का क्लॉज क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र जितना भी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी में या उसके किसी भाग के निवासी या फिर उनके किसी भी भाग के निवासी, यानी कि पूरे भारत के किसी भी भाग के निवासी भारत के किसी अनुभाग को, यहाँ पर अनुभाग शब्द है, इसको थोड़ा सा हम आगे चल के डिफाइन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी कोई भाषा विशेष है, लिपि है या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का बेसिकली ये अधिकार देता है। दूसरी स्लाइड क्या करती है, चलो आगे देखते हैं। दूसरे नंबर का क्लॉज क्या कहता है? राज्य द्वारा पोषित, यानी कि राज्य द्वारा पोषित, यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी संस्थान को मनी के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में, उसे हम पोषित कहते हैं, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, या फिर राज्य की जो निधि से उससे सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान, यानी कि यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान का जिक्र किया गया, धार्मिक संस्थान का जिक्र नहीं किया। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना हमें। केवल धर्म, जाति, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य के द्वारा जो भी स्कूल कॉलेजेज हैं उनमें किसी भी, भले ही वो अल्पसंख्यक के हों, लेकिन उनमें जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, भले ही वो अल्पसंख्यक के दर्जे से उनकी स्थापना हुई हो। यानी कि राज्य के जो रूल एंड रेगुलेशन है पूरे लागू होंगे, भले ही वो अल्पसंख्यक के दर्जे में आता हो। चलिए और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। अब आर्टिकल नंबर 29 के उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना, यानी कि अल्पसंख्यकों के जो भी सांस्कृतिक हैं विविधता है उनकी रक्षा करना।
देख लेते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। भारत में क्या है, विभिन्न भाषाएं। प्रत्येक 150 या 200 किलोमीटर के दायरे में आप जाएंगे, भाषा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वहां की लिपियां भी चेंज हो जाती हैं। ये भारत की विविधता है, खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और संस्कृतियां हैं, और बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर भारत में बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती हैं। अनुच्छेद 29 का उद्देश्य है, अनुच्छेद 29 का उद्देश्य है इन विविधताओं को संरक्षित करना और उन्हें विलुप्त होने से बचाना। यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 29 का उद्देश्य है इनमें जो भी विविधता है उनको संरक्षित करना और उन्हें बचाए रखना और विलुप्त होने से उन्हें पूर्णतः संरक्षण प्रदान करना। यानी कि हमारी जो भी संस्कृति है उसको बचाए रखें, क्योंकि पुरानी जो संस्कृति होती है उसका कुछ वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है, उसको भी हमें विलुप्त होने से रोकना है। आर्टिकल नंबर 29 का ये पहला उद्देश्य है। अब दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। यानी कि जो भी भारत में अल्पसंख्यक हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। यह अनुच्छेद विशेष रूप से उन वर्गों की रक्षा करता है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, यह उन वर्गों की रक्षा करता है जिनकी भाषा, लिपि और संस्कृति बहुसंख्यक समाज में विलुप्त होने के खतरे में। यानी कि अल्पसंख्यक हैं, उनकी कुछ लिपि या संस्कृति या भी जो भी उनकी भाषा है, उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है जो बहुसंख्यक हैं उनकी वजह से हमारी जो लिपि है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये क्या विशेष दर्जा ये आर्टिकल नंबर 29 देता है कि आप अपनी जो भी आपकी लिपि है उसको संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, और आप जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ में साथ चल सकते हैं प्रोग्रेस के साथ। अब इसका तीसरा उद्देश्य क्या है, समानता और भेदभाव का उन्मूलन। यानी समानता और भेदभाव हमेशा उनको खत्म करना, समानता लाना और भेदभाव जो भी है उसको खत्म करना। अनुच्छेद 29 का क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में किसी भी व्यक्ति, ये पहले भी मैंने उधर जाके दूसरे नंबर में समझा था, यानी कि अल्पसंख्यक जो भी संस्थान है उनमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा या वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समानता भी बनी रहेगी और भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। यानी बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज दोनों मिलकर एक साथ एक संस्थान में पढ़ सकते हैं और अपनी भाषा और लिपि को बचाए रख सकते हैं। यानी कि यह किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। तीसरा उद्देश्य हो गया इसका। और चौथा उद्देश्य क्या है, शैक्षिक, सांस्कृतिक और पढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए अधिकार देता है। यानी कि इसका चौथा उद्देश्य है भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको अपनी जो भी अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं वो अपनी भाषा, लिपि पढ़ाने, यानी कि उसको फैलाने के लिए, उसके लिए एक स्कूल या कॉलेजेस वगैरह खोल सकते हैं अपनी लिपि को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटियों में देखा होगा विशेष भाषाओं के, जैसे पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, और जो भी और भी भाषाएं हैं बहुत सारी हैं, तो उनके लिए स्पेशल अलग से बने रहते हैं। यानी कि उस लिपि को बचाए रखने के लिए भी आप स्कूल या कॉलेजेस खोल सकते हैं और उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ये बेसिकली सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के दायरे में आता है। ये चौथा नंबर का उसका उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य है इसका राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यानी कि जो भी भारत में निवास कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय एकता की भावना उनमें कहीं ना कहीं जागृत होना चाहिए। यह अनुच्छेद विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी कि यह अनुच्छेद क्या करता है, विशेष अधिकार देता है। किनको देता है, अल्पसंख्यक लोगों को देता है कि, लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्ग और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखे। यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो भी भाषाएं हैं, लिपि हैं, उन सभी को बनाए रखना बेसिकली इसका उद्देश्य है। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना बेसिकली मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन
उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक की जो भी लिपि और भाषा है बहुसंख्यक के दायरे में आ जाए और वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों को सामंजस्य बनाकर यहाँ पर उनको रखना है और दोनों को प्रोग्रेस की राह पर चलना है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी देना है। अब इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, उत्तर भारत में लोगों का एक छोटा सा, उत्तर भारत जो भी हमारा साउथ का जो भारत है, छोटा सा समुदाय अपने विशेष भाषा और लिपि का उपयोग करता है। यानी कि उत्तर भारत के जो लोग हैं जो कि अपनी विशेष भाषा और लिपि का उपयोग करते हैं और जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, यानी कि जो उनकी लिपि और भाषाएं विलुप्त होती जा रही है, तो उसको वो संरक्षित कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिकल 29 का एक तहत सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होते आयोजित कर सकते हैं। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको आयोजित कर सकते हैं और अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए स्कूल या केंद्र खोल सकते हैं। यानी कि जो भी उनकी भाषा और लिपि है उसको बढ़ाने के लिए स्कूल या केंद्र खोल सकते हैं। बेसिकली ये बात मैंने पहले भी उसको उधर साइड ऑब्जेक्टिव में इसको बताया हुआ है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। लास्ट में इसका आ जाता है कंक्लूजन, यानी कि सारांश इसका क्या है, उसको भी आर्टिकल नंबर 29 में हम यहां पर समझते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 का उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संरक्षित करना। यानी कि भारत की जो भी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है उसको संरक्षित करके रखना। ऐसा नहीं है उसको छिन्न भिन्न कर देना है या हटा देना है या पूरी तरह विलुप्त कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या बेसिकली आर्टिकल 29 क्या करता है, आपकी जो भाषा विविधता है उसको संरक्षण प्रदान करता है। और क्या करता है, इसे प्रोत्साहित करना, इसे प्रोत्साहित भी करना यानी कि बढ़ाना इसको। साथ ही यह हर नागरिक को भेदभाव से मुक्त वातावरण में अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है। यानी कि भारत में विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की भाषाएं हैं, लिपि हैं, उन सभी को अपना संरक्षण प्रदान करता है और अपना एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें आपके अधिकार, आपकी भाषा, लिपि सभी बने रहे। ऐसा नहीं है कि आप बहुसंख्यक के दायरे में आ जाए और आपकी लिपि खत्म हो जाए। यानी कि आर्टिकल नंबर 29 है आपके जो भी लिपि और भाषा, जो भी अधिकार हैं उनको सभी को बनाए रखने की बेसिकली यहाँ पर बात करता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 20 और 29 समझ में आया होगा और इसी तरह के आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ आर्टिकल नंबर 29 से अभी मैं विदा लेता हूँ। आर्टिकल नंबर 13 पे फिर से मिलूंगा।